फसलों में अधिक उत्पादन लेने के लिए चिलेट जिंक का प्रयोग कैसे करें, इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखें कि जो चिलेटेड जिंक आता है उसका हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए। उसमें मैंने ये बताया था कि चिलेटेड जिंक का हम अधिक लाभ तब ले सकते हैं जब हम उसको बुआई के समय मिट्टी में डालें, और हम उसका पौधों पर छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव करने पर चिलेटेड जिंक का उतना लाभ नहीं मिलता है जितना ज्यादा लाभ हमें मिट्टी में डालने पर मिलता है। तो बहुत सारे कमेंट क्वेश्चन ये आए थे कि हमें कितना चिलेटेड जिंक यूज करना चाहिए। तो देखिए, जो जो चिलेटेड जो न्यूट्रेंट आते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट, चाहे वो कॉपर है, चाहे आयरन है, चाहे जिंक है, जो चिलेटेड जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट फर्टिलाइजर है, उनका अधिकतम लाभ, अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं बुआई के समय, और हम उसका पौधों पर छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको बुआई के समय मिट्टी में डालें। तो आज मैं इसी क्रम में ये बताऊंगा कि चिलेटेड जिंक का हमें कितना प्रयोग करना चाहिए। बुआई के समय हमें मिट्टी में डालना है तब, और अगर हमें छिड़काव करना है तब हमें कितना प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जो जिंक की मात्रा है वो दो चीजों पर निर्भर करेगी कि हमारे खेत की मिट्टी में कितना जिंक है जो पौधों को उपलब्ध हो सकता है, हमारी मिट्टी कितना जिंक फसलों को दे सकती है, नंबर एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि उस फसल का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए उस फसल को कितने जिंक की आवश्यकता होती है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, उस खेत की मिट्टी क्या है, उस मिट्टी में जिंक कितना है जो फसल को मिल सकता है, और दूसरी बात यह है कि फसल को कितने जिंक की जरूरत होती है ताकि उसका अधिकतम उत्पादन मिले। और ये खेत की मिट्टी सबकी अलग अलग होगी, फसल भी सबकी अलग अलग होती है। धान, गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, सोयाबीन है, सरसों है। तो हर फसल की जिंक की आवश्यकता अलग अलग होती है, और हर मिट्टी में जिंक की मात्रा भी अलग अलग होती है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमें ये जिंक जो चिलेटेड फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल एक निश्चित मात्रा हम नहीं कह सकते कि हमें यही मात्रा डालनी है, हर फसल के लिए यही मात्रा है, हर मिट्टी के लिए मात्रा, हम ये नहीं कह सकते। क्योंकि जो जिंक है वो माइक्रो न्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। मतलब इसकी मात्रा की कम आवश्यकता होती है। अगर इसकी थोड़ी सी भी अधिकता हो गई तो पौधों में विष की तरह काम करने लगता है, दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण रोक देता है, और फसल पर उसका विपरीत प्रभाव आता है। तो जरा सी भी थोड़ी मात्रा सारा फसल को बिगाड़ सकती है, और अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो फसल की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। आप तो इस वीडियो में मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना प्रयोग हमें करना चाहिए। तो हम अगर बात करें अपने फसल की, कि हमारी फसल को अगर हम बात करें कितने जिंक की आवश्यकता होती है, अभी जैसे मैंने बताया धान, गेहूं, मक्का, जो भी फसल है सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है जिंक की। वो कितना प्रोडक्शन है, उसमें कितना बीज उत्पादन हो रहा है, कितनी पत्तियां निकल रही है। अब जैसे गन्ने की फसल तो बहुत बड़ी है तो उसको जिंक की आवश्यकता ज्यादा होगी, जबकि जो छोटी फसलें हैं उन जिनकी ड्यूरेशन कम होती है उनको कम आवश्यकता होती है। तो हम मोटा मोटा ये एक मान लेते हैं, जो पूरे फसलों को हम एवरेज निकालते हैं, कि जो फसल है उसको 500 ग्राम जिंक की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टर। मैं इसकी कैलकुलेशन हेक्टर में कर रहा हूं, बाद में इसको हम एकड़ में बदल लेंगे। तो हम ये मान लिया कि 500 ग्राम, अब ये 200 ग्राम भी हो सकता है, 300 ग्राम भी हो सकता है। एक सामान्य फसल का मैंने माना जो धान का है। धान में सामान्यतः, धान गेहूं में जो सामान्यतः 500 ग्राम जिंक की आवश्यकता होती है, ये इनमें जिंक ज्यादा लेती हैं ये फसलें। तो एक हम ये धान गेहूं का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 500 ग्राम जिंक प्रति हेक्टर। अब जो है मिट्टी हमारी कितनी जिंक दे सकती है। अब मिट्टी जो जिंक देगी वो निर्भर करेगी उस मिट्टी की पीएच कितनी है। अगर पीएच ज्यादा है तो जिंक कम मिलेगा, उसमें कितना कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट कितना है, दूसरे लवण कितने हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ये हम मान के चल लेते हैं कि जो हमारे खेत की मिट्टी है वो ठीक ठाक मिट्टी है और उसमें जिंक पर्याप्त है। वैसे तो अब जो हमारे देश में लगभग सभी क्षेत्रों में मिट्टी में जिंक की कमी आ रही है, तो फसल को भी जिंक कम मिल रहा है। तो ये एक हम ऐसी अवस्था मान लेते हैं कि हमारी मिट्टी में जिंक बहुत ज्यादा नहीं है, मिट्टी हमारी अम्लीय नहीं है। अगर मिट्टी अम्लीय होती है तो उसमें जिंक की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं है, बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं है, मतलब पीएच उसकी 8 से ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन हमारे खेत में जिंक की कमी है। हम ये मान के चलते हैं हमारे खेत में जिंक की कमी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा खेत दे सकता है जिंक, वो करीब 200-300 ग्राम
प्रति हेक्टर दे सकता है। तो मैं इसको ये मान लेता हूं कि हमारे खेत में जिंक की कमी होने पे ये 200 ग्राम जिंक दे देगा हमारा खेत। ये मैं मान के चल रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा भी दे दे, इससे कम भी दे दे, लेकिन हमें एक उदाहरण देके चलना पड़ेगा। अब इसका मतलब कि हमको कितनी आवश्यकता है जिंक की? 300 ग्राम जिंक हमें चाहिए उर्वरक से। तो ये आपको एक थोड़ी सी गणित समझ में आई होगी कि 500 ग्राम जिंक की आवश्यकता है और हमारी मिट्टी 200 ग्राम दे सकती है। हो सकता है 300 ग्राम भी दे दे, हो सकता है 400 ग्राम भी दे दे, ये निर्भर करेगा। लेकिन मैंने मान के चल रहा हूं कि मिट्टी में हमारी ज्यादा ताकत नहीं है जिंक के लिए, जिंक की कम है। अब हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं EDTA जिंक। इसमें जो जिंक होता है वो 12% होता है। जो चिलेट वाला जिंक है EDTA जिंक, इसमें 12% जिंक है। अब इस 12% को समझिए, 12% का क्या मतलब है? प्रतिशत मतलब 100, मतलब अगर हम 100 किलोग्राम EDTA जिंक डालेंगे तब हमें 12 किलोग्राम जिंक मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा गणित के तरीके सॉल्व करता हूं। इसको 12 किलोग्राम जिंक के लिए, मतलब Zn के लिए हमें कितना डालना पड़ेगा? 100 किलोग्राम EDTA जिंक डालना पड़ेगा, जो चिलेट वाला है। यही चिलेट जिंक होता है। EDTA जो है वो चिलेट है। अब हमें आवश्यकता कितनी है? 300 ग्राम की। तो पहले हम 1 किलोग्राम का निकाल लें। तो 1 किलोग्राम जिंक के लिए हमें कितनी आवश्यकता होगी? 100/12। तो ये लगभग आ जाएगा 8.3 किलोग्राम EDTA जिंक की हमें आवश्यकता होगी। ये हमें चाहिए लगभग 8 किलोग्राम जिंक EDTA 1 किलोग्राम जिंक के लिए। अब हमारे को जरूरत कितनी है? 300 ग्राम जिंक। तो 300 ग्राम जिंक का मतलब कितना हुआ? 0.3 किलोग्राम जिंक। ये आपको समझ में आया होगा कि 300 ग्राम मतलब 0.3 किलोग्राम। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 8 मान लेता हूं, हालांकि 8.3 है। चलिए 8.3 से ही चलते हैं। तो 0.3 किलोग्राम जिंक के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? 8.3 गुणा 0.3, ये हम सभी जानते हैं, सिंपल गुणा हो जाएगी। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो लगभग ये आ गया हमारा 2.5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर, ये EDTA। तो इसका मतलब कि इसको पूरा करने के लिए 0.3 किलोग्राम जिंक को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता होगी वो होगी 2.5 किलोग्राम EDTA जिंक की 1 हेक्टर में। ये 1 हेक्टर की बात हो रही है। तो हमें 1 एकड़ अगर निकालना है तो ये 1 हेक्टर में हमारा कितना आवश्यकता है? अभी जो मैंने भी कैलकुलेशन की, 2.5 किलोग्राम चिलेट जिंक चाहिए हमें, जिसको हम EDTA बोलते हैं। तो 1 एकड़ के लिए कितनी हो जाएगी? 1 हेक्टर में होते हैं 2.5 एकड़, तो ये हो जाएगा 2.5/2.5, क्योंकि हमें 2.5 से फिर इसे भाग करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम चिलेट जिंक। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको जो जिंक डालना है चिलेट वाला, वो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम डालना है। तो ये आपको समझ में आई कि ये निर्भर करेगा कि हमारी फसल कितना ले रही है, हमारी मिट्टी कितना दे सकती है। उसके बाद ये कैलकुलेशन हमने की है। ये 500 ग्राम जिंक मैंने धान गेहूं का एक सामान्य एवरेज लेके किया है। मिट्टी को हमने ये माना है कि मिट्टी हमारी बहुत ज्यादा नहीं दे पा रही है, 200 ग्राम दे रही है। तो 300 ग्राम जिंक देने के लिए 1 एकड़ में 1 किलोग्राम चिलेट वाला जिंक, जो EDTA जिंक है, वो हमको देना पड़ेगा। जो चिलेट जिंक है ये EDTA जिंक है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि EDTA क्या है। EDTA ही चिलेट जिंक कहलाता है। ये ऐसी अवस्था है। अगर मान लीजिए मिट्टी हमारी और कमजोर है तो हमें इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और हमने मान लीजिए बहुत हाइब्रिड कोई फसल ले ली है जिसका बायोमास बहुत ज्यादा है, जिसकी उपज बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें उसके अनुसार मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो सामान्यतः जो आप डिब्बों में देखते हैं वहां लिखा रहता है कि 500 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा दीजिए। तो वो सेफर साइड पे है। कहीं ऐसा ना हो जिंक बहुत ज्यादा हो जाए और फिर वो कुछ टॉक्सिसिटी करने लगे, वो दूसरे तत्वों का शोषण को रोक देता है। तो आप जब डिब्बे पे देखेंगे, लीफलेट पे देखेंगे, तो ये ऐसा आता है। तो ये एक मैंने कैलकुलेशन से दिया है। इसकी मात्रा कम भी हो सकती है और
ज्यादा भी हो सकती है। तो शुरुआत में आप इसकी कम मात्रा के साथ चलिए और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तब उसकी धीरे धीरे मात्रा बढ़ाइए। तो एकदम से अगर आप माना ज्यादा मात्रा रख देते हैं, हो सकता है फसल को इतनी आवश्यकता ना हो, मिट्टी ज्यादा दे रही है और आपने भी ज्यादा दे दिया, तो उसका विपरीत प्रभाव आ जाएगा। तो ये एक मैंने साधारण सी एक एवरेज कैलकुलेशन से मैंने आपको समझाया कि हमको कितना देना चाहिए। लेकिन आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि हमारी फसल कौन सी है, हमारी मिट्टी में कितना जिंक है। इसलिए आप मिट्टी की जांच जरूर करवाएं कि उसमें कितना जिंक है, उपलब्ध जिंक जो टोटल जिंक है वो पता चल जाएगा। और एक दो बार आप डालेंगे तो रिस्पांस पता चलने लगेगा, रिजल्ट्स आपको पता चलने लगेंगे। तो ये आप 1 किलोग्राम से ज्यादा शुरू में मत डालिए 1 एकड़ में, उससे थोड़ा सा कम पे ही चलिए, 800 ग्राम कर लीजिए, 600 ग्राम कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा नीचे करके चलिए, ताकि ऐसा ना हो कि इसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाए। तो ये तो मैंने बताया मिट्टी में हमें कितना डालना चाहिए। तो जो कंपनियां सिफारिश करती हैं सामान्यतः वो यही कहती हैं आधा किलोग्राम प्रति एकड़। तो हमारी जो मात्रा निकल के आ रही है कैलकुलेशंस वो भी 1 किलोग्राम आ रही है, थोड़ा सा 1 किलोग्राम से कम रखिए शुरुआत में। अब बात आती है कि हम अगर पन्नी छिड़काव कर रहे हैं, मतलब फसल पे छिड़काव कर रहे हैं, तो हमें कितना देना चाहिए। तो पहले इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको चिलेट जिंक है वो आपको मिट्टी में ही देना है। आपका सबसे अधिक लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको बुआई के समय मिट्टी में देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, आपको बाद में मिला है या आप कुछ रह गया है और आप उसका छिड़काव करना चाहते हैं, तो इसका छिड़काव के लिए फिर आपको 0.2% मात्रा जो है पर्याप्त रहती है। 0.2% का मतलब यह है 0.2 से 0.3%। मान लीजिए इसमें तो 0.2% लेते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ 2 ग्राम प्रति लीटर। प्रतिशत को हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ग्राम प्रति लीटर बन जाता है। जो भी प्रतिशत आपको घोल बनाना है उसको 10 से गुणा कर दीजिए। तो 0.2 का है तो 10 से गुणा किया 2 ग्राम प्रति लीटर। तो हमको 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी करीब चाहिए होता है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी, तो 200 लीटर पानी में जो इसकी मात्रा लगेगी, 1 लीटर में लग रही है 2 ग्राम, तो 200 लीटर पानी में लगेगी 400 ग्राम। तो ये भी आपका अप्रोक्सीमेट आधा किलो आ गया। तो 400 ग्राम काफी होता है। 200 लीटर पानी में आप घोल लीजिए और इसका छिड़काव कर दीजिए। तो आप इसकी थोड़ी मात्रा कम भी कर सकते हैं, 0.1% भी कर सकते हैं। रिस्पांस देख लीजिए कैसा रिस्पांस आ रहा है, उसके अनुसार इसका प्रयोग कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया चिलेटेड जिंक का हम जो प्रयोग करते हैं उसको हमें मिट्टी में ही करना है और उसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा मत रखिए। और अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हैं तो 400 ग्राम से थोड़ा सा कम रखिए 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ, तब आप इसके अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप चिलेट जिंक को मिट्टी में ही डालिए। तो इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, वो मैंने किसान भाइयों के लिए खास तौर से बनाई है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, वैज्ञानिक प्रमाणिक जानकारी मिले, सही जानकारी जो रिसर्च बेस्ड है वो उनको मिले, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन चीजों का लाभ मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।